कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। फिलहाल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ये बोलते हुए मुझे जितनी खुशी हो रही है, आप सभी को भी ये सुन के उतनी ही खुशी हो रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी मेरी तरह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आप कब CA टैग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया था कि कुलदीप यार एक डिटेल स्ट्रेटेजी बता दो जिस तरह से हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि आप जो है वो कमांड कर पाओ सब्जेक्ट पे। बहुत बार होता है हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं बट स्टिल देयर इज नो कमांड ओवर द सब्जेक्ट। टॉपिक हमारे कमांड में आ ही नहीं पाता। तो मैं वही शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में कि हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है करूँगा बोथ ग्रुप्स के लिए। ओके आप किसी और टीचर की रेफर कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। मेरे केस में मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो कि एक एवरेज स्टूडेंट कर पाए और जो इंपॉर्टेंट भी है। ओके एंड किन चीज़ों पे मेन फोकस करना है ताकि ये ना हो कि अदर चीज़ों में आपका टाइम कंज्यूम हो गया जहाँ से कोई आउटपुट ही नहीं आना। ओके सो लेट्स गो थ्रू वन बाई वन। दैट इज फर्स्ट मेरा आता है फिनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके ये मेरा ग्रुप 1 का पेपर 1 है। ग्रुप 1 इसके अंदर पहला FR, दूसरा SFM, तीसरा ऑडिट एंड चौथा लो। ये हमारे 4 मेन सब्जेक्ट हैं जो हमें कवर करने होते हैं। ओके अगर किसी का सिर्फ ग्रुप 1 है तो आज के देखो कैलेंडर के मैप के अकॉर्डिंग जो मेरे पास टाइम बचता है वो है, आज मेरी 14 अगस्त हो चुकी है, 15 को कोई शायद ही पड़े तो मैं 16 से मान के चल रहा हूँ। 16 अगस्त से मेरे पास में अल्टीमेटली टाइम रहेगा अक्टूबर एंड तक का। ओके मेरे पास टाइम पीरियड कितना है, सिर्फ मेरे पास टाइम पीरियड है 16 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक। अगर मैं बेसिक से कैलकुलेशन करूँ दोनों डेट के बीच में, दैट इज माई इन फ्रंट ऑफ यू। ओके दैट इज कि मेरा 16 AUG 22 और ये आ गया मेरा 31 अक्टूबर 22। इन दोनों के बीच में जो मेरा बेसिक सा डिफरेंस है वो है सिर्फ 76 डेज का। तो दिस इज वॉट माई स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी कि भाई ये मेरा लगभग 76 डेज का है यहाँ पे टाइमिंग रहने वाला है। अब 76 डेज को है वो मेरे को कैसे अलोकेट करना है ताकि मेरा मैक्सिमम आउटपुट आए। ओके अगर मेरा ग्रुप 1 है तो, मेरा ग्रुप 2 है तो, और मेरे पास में अगर बोथ ग्रुप है तो ओके सिंपल कैलकुलेशन अगेन यहीं पे करते हैं। अगर मेरे पास में कंटिन्यूसली मैं मान के चलूँ अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट है तो इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ये मेरे पास बचते हैं 19 डेज। यहाँ पे मेरी 2 रिवीजन आराम से हो सकती है अगर मैं एक 10 डेज की लेके चलता हूँ, एक 9 डेज की लेके चलता हूँ। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो ना और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो बिलीव मी आप आराम से एक ग्रुप निकाल सकते हो। ओके ये सिंगल ग्रुप के लिए। और वही अगर मेरे 8 सब्जेक्ट हो जाए ओके तो इन दैट केस मेरे पास में टाइम बचता है इसका आधा विच इज़ 9.5 डेज। अब 9.5 डेज के अंदर है वो मेरे को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज 9.5 डेज अगेन एक गुड अमाउंट है। अगर आप पास होना चाहते हो ये भी सफिशियंट है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपको 6 डेज में एक रिवीजन खत्म करनी पड़ेगी और दूसरी 3.5 डेज के अंदर। तो थोड़ा टाइमिंग का कंसेंट हो जाएगा। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको दो से कम आप नहीं कर सकते। 2 रिवीजन भी है तो मोर देन इनफ है, आप आराम से एग्जाम तक क्लियर कर सकते हो। ओके तो ये मेरा टाइमिंग का था, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आपका ग्रुप 1 है, अगर आपका ग्रुप 2 है और अगर आपका बोथ ग्रुप है तो ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप नंबर देख लेना जो भी आपका एप्लीकेबल सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 8 मेरे टोटल सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रिवीजन में टाइम दूँ ग्रुप 1 के अंदर तो लगभग मेरा FR 7 to 8 डेज, 8 डेज का लेके चलता हूँ। SFM मेरा 5 डेज में हो जाएगा। ऑडिट मेरा अगेन 7 डेज का जाता है। लो मेरा 5 डेज का अगेन। उसके बाद में कोस्टिंग है अगेन 5 डेज की। आपकी बात करूँ मैं 6 नंबर, अगर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन है तो वो आपका DT के साथ में हो जाएगा। वही अगर आपका इकोनॉमिक लो है तो वो थोड़ा अलग पड़ जाता है, तो उसके लिए 2 या 3 दिन तो आप आराम से मान के चलो। देन मैं 7 की बात करता हूँ DT मेरे लिए मैं 10 दिन भी मैं मानता हूँ कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और IDT है तो 6 डेज इज मोर देन इनफ। ये मैंने बोथ ग्रुप का ही बना दिया है, बोथ ग्रुप का, वो भी मेरा फर्स्ट रिवीजन। ओके अब अगर आप देखोगे तो इनका टोटल ये मेरे पास में हो गया 49 डेज, मतलब 49 डेज बोथ ग्रुप को कवर करने में ही चला गया। मेरे पास थे टोटल 76, उसमें से अगर मैं 49 रिड्यूस कर दूँ तो मेरे पास बचता है 27 डेज। अब मेरे पास 8 सब्जेक्ट अगेन है। अब मैं क्या नहीं करूँगा, मैं 2 सब्जेक्ट स्किप कर सकता हूँ यहाँ पे। एक फर्स्ट मेरा इकोनॉमिक लो को आराम से कर सकता हूँ और दूसरा मेरा IDT जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आपका IDT फिर भी वीक हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग हो जाता है। आप एग्जाम से एक दिन पहले भी करोगे तो सारा रिकॉल हो जाएगा, लेकिन मत करो, आप सिर्फ इसको 6 को कर लो स्किप। बाकी आपको 7 सब्जेक्ट करने हैं। अब 7 सब्जेक्ट है और दिन है आपके पास में 27, तो यहाँ पे आपके पास में लगभग 3.85 डेज आ रहा है। 3.85 को अगर मैं प्रीवियस फिगर में ले लूँ तो 3 डेज ई सब्जेक्ट है। यहाँ पे 3 डेज के अंदर मेरे को प्लान ऐसे करना है कि मेरा सिलेबस में मोटा मोटा जो टॉपिक है जो A और B कैटेगरी है
वो भी आराम से हो जाए, और सी कैटेगरी मेरे को यहाँ पे देखना भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट रिवीजन में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी, ये तीनों देखना है। लेकिन सेकंड रिवीजन की जब मैं बात करूँ तो मेरे को सिर्फ फोकस करना है ए एंड बी कैटेगरी के ऊपर। गॉट इट। अब ए और बी कैटेगरी अगर मेरे को यहाँ पे करना है तो उसके लिए पर सब्जेक्ट क्या चलना है वो मैं आपको बताऊंगा। मेनली आपको दिमाग में उठाने की जरूरत है कि इतने दिन आपको मिनिमम लेके चलना है। 16 अगस्त एकदम सही टाइम है अगर आप पढ़ाई चालू कर रहे हो तो भी। ओके, अभी अगर आपका ग्रुप 1 है तो आपके पास में टाइम डबल हो जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं है। ओके, मेन चीज बोथ ग्रुप ही है, और मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चे हैं वो बोथ ग्रुप ही रहते हैं। तो बोथ ग्रुप एक मेजर यहाँ पे गेम चेंजर है, बिकॉज आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं यहाँ पे। सेट ऑफ हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं, और कईयों को तो होता ही है कि मेरे को बोथ ही देना चाहिए, पास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देना बोथ ग्रुप है। ओके, तो अभी बात करते हैं अपन सबसे पहले एफ की। अगर मैं एफ की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा एफ आर, चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ। एफ के केस में मेरा सबसे पहले जो मेन टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सबसे पहले ही करने, ये नहीं कि आपको छोटे छोटे टॉपिक उठाने हैं क्या, सबसे पहले आपको उठाना है CFS, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 टॉपिक हो जाए आपके, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको उठाना है EPS, इम्पेयरमेंट, इंडेस 19, 101, 102। इतना होने के बाद में आपको थर्ड नंबर पे जो है वो फिर बाकी अदर मेन टॉपिक उठाने हैं, जैसे कि आपका PPE हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ओके, फिर वो आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडेस 41, फिर आपका इन्वेस्टमेंट इंडेस 19, 101, 102, PP। आजकल जॉइंट वेंचर में से क्वेश्चन आ जा रहा है इसे का, तो इंडेस 1111 है। ओके, 111। यहाँ पे CFS के अंदर मैंने सिर्फ 2 इंडेस लिए हैं, वो है इंडेस 10, 110 एंड 112, जहाँ पे डिस्क्लोजर और CFS का क्लासिफिकेशन आता है। अब उसके अलावा जो यहाँ पे पार्ट बचा था उसका बाकी पार्ट आ जाएगा, वह 27 एंड 28, ये आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 28 है वो आपका एसोसिएट जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स वगैरह की अकाउंटिंग बताता है। उसके बाद में यहाँ पे 111 है वो आप यहाँ पे कवर कर लेना। इसके अलावा जो टॉपिक बचता है वो मेरा आ जाता है उसके अंदर, मतलब मेन टॉपिक में मैं बोलूँ तो वो आता है आपका इंडेस 24, क्योंकि रिलेटेड पार्टी पे हर बार 4 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगर आपने पहले से अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा, एट द एंड आपको उठाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं किया है पहले तो मत छोड़ देना, फिर इसको पूरा स्किप मार सकते हो। और इसके अलावा है वो आपका मेरे अकॉर्डिंग सारा मेन सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कवर हो गए। CFS आपका 20 के अराउंड मान के चलो, बिजनेस कॉम्बिनेशन 16 का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगेन 16 से 20 मार्क का मान के चलो, तो 20, 40 और 50 टू 60 मार्क का आपका यहीं से कवर हो गया। इसमें से आपका लगभग नहीं करते भी अराउंड 30 टू 35 मार्क का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 60, 95 का तो आपका यही हो गया। उसके बाद में बचे हुए ये टॉपिक में से आप मान के चलो 20 टू 25 का आ जाएगा, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं वो आप स्किप मार सकते हो, कुछ है नहीं। लाइक जैसे एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो भी आप यहाँ पे ले लेना, इंडेस 108। ओके, उसमें से भी कई बार 8 मार्क का सीधा पूछ लेता है, एकदम ईजी सा रहता है। और ऐसा ही इंडेस 34 है, एकदम ईजी सा टॉपिक है, मतलब नहीं भी पढ़ा हुआ तो ये 8 मार्क कहीं नहीं जाते, तो इसमें से भी कई बार 4 या 8 मार्क का आ जाता है, यहाँ पे भी 4 या 8 मार्क का आ जाता है, ये ईजी पड़ता है। तो ये वाला टॉपिक आपको FR के अंदर करना है। अब आपको डिवीजन करना है कि आप फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे, थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे, या फिर फर्स्ट वाले को तो आप 2 दिन दे दो, बाकी को 3 दिन दे दो, बाकी को 1 दिन दे दो, तो इस तरह से आपको इसको कवर करना है। ओके, अब बात करते हैं SFM की। SFM बहुत सिंपल है। ओके, अगर आप ढंग से चलते हो तो SFM के अंदर सबसे पहले उठाने का म्यूचुअल फंड, ठीक है, सबसे ईजी है, NAV कैलकुलेशन है, थोड़ी ट्रिकी है 2-3 क्वेश्चन, बट उनको अगर आप एक बार सोल्व कर लेते हो तो दिमाग में बैठ जाते हैं। सेकंड उठाना आपको मर्जर, अगेन सिंपल, ठीक है, आपको वहाँ पे बस रेशियोज निकालने होते हैं, पोस्ट मर्जर EPS क्या रहा, PE रेशियो क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ठीक है, अगेन ये 8 मार्क का, ये भी 8 मार्क का। देन थर्ड नंबर पे आपको उठाना है वो है इक्विटी, डेब्ट एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये भी अगेन सिंपल में आ जाता है, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो इसमें से। और ये तीनों टॉपिक मिला मिलू के आपके लगभग 20 टू 25 मार्क का हो जाता है। ओके, उसके बाद में फिर आपको उठाना है पोर्टफोलियो। पता है मैं फॉरेक्स पहले क्यों नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी पड़ते हैं, तो अगर आपका मेजर पार्ट यहाँ पे कवर हो गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। पोर्टफोलियो ये भी आपका 8 टू 16 मार्क तक का आ जाता है। देन फिर मेरा 5th नंबर पे आता है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेरा पड़ता है लगभग अगेन 8 मार्क का। इसके अंदर भी मेन फ्यूचर पे फोकस करना, और ऑप्शंस के अंदर जो मेन है ना बाइनोमियल मॉडल। ओके, बाइनोमियल पे जरूर फोकस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ब्लैक स्कॉलर्स और वो एक दूसरा है, मतलब बाइनोमियल में रिस्क न्यूट्रल पे इन पे फोकस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्लैक स्कॉलर्स पे जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो जाता है, मैंने स्किप किया था, आप चाहो तो कर लो वरना स्किप कर सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि मेनली वो फ्यूचर पे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शन में पूछते हैं तो भी नॉर्मली सिंपली आपको कॉल पुट की वैल्यूएशन पूछते हैं, वो भी बाइनोमियल के थ्रू, तो एकदम हेवी क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लैक स्कॉलर्स पे आज तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ऐसे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ मैं 6 नंबर पे, वो है मेरा थ्योरी पार्ट। फिर आपको सारी थ्योरी करनी है,
ओके, थ्योरी के अंदर 4 मेन चैप्टर हैं। ओके, उसकी रिवीजन वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो। एक एक घंटे के अंदर मैंने 4 बार रिपीट करा के कराया, तो आपको वो वहाँ से अच्छे से हो जाएगा। स्टार्टअप फाइनेंस एंड सिक्योरिटाइजेशन, इनमें से चारों में से 4 मार्क तो पक्के हैं। इजी टॉपिक है, आराम से अगर वीडियो से भी देखोगे तो सारे कीवर्ड आपको याद हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो वो थ्योरी पार्ट करना, और उसके बाद में लास्ट में बचे हुए टॉपिक आपको करना है, लाइक फॉरेक्स हो गया, ठीक है, और वार वाला चैप्टर हो गया। तो बस ये बाद में कर लेना लास्ट में। तो ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी है, और ये मैक्सिमम आप मान के चलो। मर्जर म्यूचुअल फंड है वो आपका 1 दिन के अंदर हो जाएगा, इक्विटी वाला आपका दूसरे दिन में हो जाएगा, पोर्टफोलियो तीसरे दिन, डेरिवेटिव चौथे दिन, ठीक है। थ्योरी पार्ट मतलब एक दिन भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव दोनों एक दिन में हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर आपको फिर करेंसी का वैल्यूएशन, ओके, ये वाले भी साथ में कवर हो गया, इंटरेस्ट रेट स्वैप वाला भी कवर हो गया। तब मैंने एक दिन दिया है। 5वें दिन आप क्या कर सकते हो, थ्योरी कर सकते हो पूरी। 5वें दिन में भी वो आधा दिन ही जाएगा, पूरा दिन जाएगा ही नहीं। तो 5वें दिन का आधा दिन और छठा दिन या आप पूरा किस पे दे सकते हो, फॉरेक्स पे दे सकते हो। ऑल्दो मैंने ऊपर 5 दिन ही लिखा था, लेकिन ये मैंने मैक्सिमम टाइम बोला है, तो आपका एक दिन आगे पीछे इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सारे हाथ से सॉल्व नहीं करने हैं, हाथ से सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन कर लेना, बाकी सब कैलकुलेटर पे करो, आराम से हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है मेरा तीसरा सब्जेक्ट, दैट इज द ऑडिट। ओके, ऑडिट के अंदर सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, कोई भी बोलेगा तो यही बोलेगा। दूसरे नंबर पे करना है कंपनी ऑडिट। तीसरे नंबर पे करना है आपको SA 500 की सीरीज को। चौथे नंबर पे आपको करना है SA 700 की सीरीज को। उसके बाद में 5वें नंबर पे कारो 2020। 6 नंबर पे ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब इजी को पहले कर लो, बाद में फिर हार्ड पे जाओ। ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बस हार्ड मैंने सबसे पहले FR में रखा है, बाकी सब में इजी पहले करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन फिर हार्ड पे आपको जाना है। ओके, ऑडिट कमिटी। देन इसके बाद में आपका हो गया 7वें नंबर पे आपका CFS वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8th नंबर पे आ गया आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 8th नंबर पे आ गया आपका यहाँ पे बैंक, NBFC, इंश्योरेंस। उसके बाद में 9th नंबर पे आता है आपका PSU का। 10th में फिर आप आगे वाले में जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहो कर लो, लेकिन ऑडिट में टाइम कंज्यूम बहुत हो जाता है। तो 10 डे का आपको ऐसे प्लान करना है कि आपका इंटायर सिलेबस है वो 10 डेज में खत्म हो जाए, मैक्सिमम 10 डेज में मैं बहुत बोल रहा हूँ। 8 डेज का आपको टारगेट लेके चलना है, तब जाके 10 पे खत्म होगी। एक बार भी अच्छे से हो जाती है तो मोर देन सफिशियंट है, 2 बार हो जाए तो कहना ही क्या है। उसके बाद में बचता है मेरा 4th लॉ। लॉ में सबसे पहले इको लॉ। इको लॉ में IBC, FEMA, FCRA, देन ACA। ये होने के बाद में फिर आप डायरेक्टर मॉड्यूल पे जाएं। डायरेक्टर में पहला, दूसरा, तीसरा लाइन वाइज। देन उसके बाद में आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर उठा सकते हो। सिक्योरिटी में सेबी हो गया आपका, सेबी एक ही है, ये वाला अच्छे से करना, सेबी वाला। FCRA अच्छे से करना, इनमें से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी सब में से सिंपल आएगा। देन उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन वाला चैप्टर। उसके बाद में फिर आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये तीनों चैप्टर होने के बाद में आपका मैक्सिमम पार्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद में फिर आपको मिसलेनियस वाला चैप्टर, जिसमें माइंडिंग अप, रजिस्टर्ड वैल्यू, ये वाले चैप्टर सारे कवर किया है, ये अच्छे से देखना है। उसके अलावा आपका कंपनी लॉ के अंदर ड्राफ्टिंग वगैरह का आता है, लेकिन उसका कोई क्वेश्चन अभी 2-4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, तो एक बार वो देख लेना है, आ सकता है। नोटिस वगैरह की ड्राफ्टिंग सिंगल लैंग्वेज है, वो याद करनी है बस। उसके अलावा फिर आपका निधि कंपनी वगैरह हो गया, ओके, स्पेशल कोर्ट हो गया आपका, NCLT हो गया, ये वाले चैप्टर आपको देखने हैं। उसके अलावा फिर आर्बिट्रेशन हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन हो गया, FEMA हो गया, IPC हो गया, और कोई यहाँ पे मेरे को नहीं लगा। उसके बाद जो एक दिन और रख लेना, जो बचा हुआ टॉपिक है वो कर लेना, लेकिन सीरीज ये रखना, क्योंकि IPC ईजी है, हो जाएगा। FEMA थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है, लेकिन पहले करोगे फ्रेश माइंड से तो हो जाएगा। FCRA अगेन सेम थिंग है, आर्बिट्रेशन अगेन सेम है, आपको यहाँ पे चीज़ें रिमेंबर रखनी है। डायरेक्टर तो जितना हो सके रिवाइज करना है, क्योंकि कमांड आने में टाइम लगता है इस पर। बस ये सारे टॉपिक होने के बाद में देन फिर आपको जाना है अपने, सबसे पहले जो पेपर नंबर 6 है इलेक्टिव वाला, 3 दिन का टाइम देके आपको 3 डेज का आपको टाइम देना है पूरा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 3 डेज के अंदर आपको पहले दिन सिर्फ जो भी है पूरा स्टडी मेट को ऊपर से नीचे तक सारा खंगाल दो, ठीक है। जो देख लो सारे टॉपिक, हेडिंग कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या चैप्टर है, क्या लिंकिंग है, कैसे कैसे हो रहा है। 2nd एंड 3rd डे सिर्फ आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है उसकी, ओके, जितनी है सारी की सारी। उसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 5 के, चैप्टर नंबर नहीं, पेपर नंबर 5 में, जो कि मेरा SCMP है। अगेन यहाँ पे आप 1st, 2nd, 3rd ये तीनों चैप्टर थ्योरी के चैप्टर हैं, ओके। इनको आप पहले प्रायोरिटी पे कर सकते हो, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें।
उसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 4। ये मेरा भी 2 दिन लेके गया था, लेकिन एक दिन में आप कर सकते हो इसको। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है। ओके, तो उसके अंदर आपको परेटो एनालिसिस है, या फिर आपका बोल दो कि वो हो गया परेटो एनालिसिस एक हो गया, टारगेट कोस्टिंग एक हो गई। तो अलग अलग टाइप की कोस्टिंग है। एबीसी कोस्टिंग के सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाते हैं। तो ये 2-3 है वो आपको अच्छे से देखनी है, इनकी सारी कैलकुलेशन वगैरह वाला पार्ट। इसके अंदर आपको 1 से 1.5 दिन लग जाएगा, लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, सारे अच्छे से सॉल्व करना आराम से हो जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 4 4 चैप्टर होते ही ये आपका लगभग 40 से 50 मार्क को कवर करते हैं, वो आपका हो गया। देन फिर आपको सीधा 8वें चैप्टर पे कूदना है, वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला चैप्टर। इसके अंदर आपको अच्छे से टाइम लगाना है, आपको फाइनेंशियल पे और नॉन फाइनेंशियल दोनों जो मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है, ROI RI सब के अंदर है ना, एकदम डीपली समझना है कि किसमें कहाँ डिफरेंसेस हैं। और इसके अंदर लगभग मान के चलो 20 के अराउंड केस स्टडीज होगी, वो सारी खुद को पढ़ के सोल्व करनी है उसको। ओके, ये जरूरी है क्योंकि इसका नया क्वेश्चन आता है हर बार और उसमें ही बच्चों के मार्क्स कर जाता है। इसमें वो एक स्कूल वाला 2-3 वाले ना, स्कूल वाले भी क्वेश्चन है, वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इनको देख लेना, स्पेसिफिक डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है इसका। ओके, उसके बाद में आता है इसके अंदर चैप्टर नंबर मेरा 7, ये पहले 8 था, अभी ये 7th नंबर चैप्टर हो गया होगा। फिर उसके बाद में 6 नंबर आप प्राइसिंग वाला कर लेना। प्राइसिंग वाला इजी चैप्टर है, उसके अंदर स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, ये नए प्रोडक्ट की कौन कौन सी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कौन कौन सी है, ये देखना है। प्राइसिंग वाला ये चैप्टर होते ही आप इमीडिएटली डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग पे जा सकते हो। वो डिवीजन में ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करता है कि डिवीजन आपस में अगर गुड्स को ट्रांसफर करेगी तो किस रेट पे करेगी। तो उसकी मेथोडोलॉजी है, डोमेस्टिक अलग है, इंटरनेशनल अलग है। उसके भी क्वेश्चन कर लेना 10-15, आराम से सारे आने लग जाएंगे। उसके बाद में आता है मेरा चैप्टर नंबर 9 जो कि है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑपरेटिंग इनकम। मेरे को पता है मैंने अभी तक डिसीजन मेकिंग आपको नहीं कराया क्योंकि वो लास्ट में थोड़ा टफ पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं लास्ट में बोलूंगा उसको। एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इजी है, अगेन कंट्रोल है। तो ये दोनों टॉपिक है वो एकदम इजी से है, इनको भी आप एक दिन के अंदर सटा सकते हो, 1 डे, लेकिन वो ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा। फॉलोअप मेरे से करते रहना आप, अगर आप किसी को भी चाहिए कि कोई फॉलोअप करता रहे मेरे को बोल देना, मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका हो गया। उसके बाद में 2 टॉपिक बचते हैं आपके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरा बचता है आपका डिसीजन मेकिंग। तो फिर डिसीजन मेकिंग को पहले उठाना है, उसके अंदर जो मेन मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, की फैक्टर एनालिसिस हो गया, शॉर्टेज है, मटेरियल की शॉर्टेज है, ठीक है, रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट है, बोटलनेक एक्टिविटीज वगैरह है, तो वो सारे आपको यहाँ पे करने हैं। ये होने के बाद में फिर लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जाना है। एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ने का ऑप्शन होता है 20 मार्क का, तो आप चाहो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला छोड़ के पहले से ही जा सकते हो, लेकिन फिर बाकी में आपके पास में कोई चॉइस नहीं बचती है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एग्जाम में कई बार मतलब बहुत कम चांस, 10% चांसेस है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन ईजी आता है, वरना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन होता ही नहीं एग्जाम में। तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो और अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, दिस डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू। ओके, मेन एडवांस वेरिएंस एनालिसिस है, उसके ऊपर फोकस करना है आपको, उसी में से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा कॉस्टिंग का प्लानिंग रहेगा। इस तरह से ये टॉपिक सारे कवर करने हैं। टारगेट टाइम मेरा फिक्स रहेगा, आपको ट्राई करना है कि विद इन द टारगेट आपका कवर हो। देन बात करते हैं डीटी में सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन उठाओ। उसके अंदर मेन 3 चैप्टर है, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, सेकंड आपका एनआर का टैक्सेशन हो गया, एंड तीसरा हो गया आपका DTAA वाला। तो ये 3 चैप्टर आप पहले करो। ओके, डबल टैक्सेशन वाला, उसके अंदर DTAA एग्रीमेंट वाला नहीं है, ये डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स इनकम कैलकुलेट करने वाला, ठीक है, प्रैक्टिकल। इन दिनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 8 मार्क का तीनों में से आता है, तो 24 मार्क यहीं पे आपका कवर हो जाता है। उसके बाद में इक्वलाइजेशन लेवी है, एकदम इजी सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेना, और एडवांस रीलिंग पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आप कुछ और देखो, ऐसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। चाहो तो मॉडल टैक्स कन्वेंशंस वगैरह, ट्रीटीज वगैरह वो पढ़ सकते हो, बट कोई मतलब नहीं रहता। देन फिर मैं आता हूँ पीजीबीपी के ऊपर। सेकंड नंबर पे आपको पीजीबीपी उठाना है। पीजीबीपी के अंदर है वो अच्छे से सारे हेड देखना है, सारी कैलकुलेशंस, मेन बड़े वाले क्वेश्चंस देखना, जिसमें डेप्रिसिएशन का होता है मेनली, और पास्ट ईयर के ना जो रिसर्च एंड R&D वाले 35 के अंदर जो क्लेम करते हैं अपन सारे खर्चे, या 32 AD वाले, उनकी एडजस्टमेंट जो होती है, रिटर्न आ जाती है, उनका रिफंड करना पड़ता है कई बार हमें टैक्सेशन अथॉरिटीज को, तो उनकी जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस है वो अच्छे से देखना है। ओके, उसके बाद में फिर मैं बात करता हूँ कैपिटल गेन की। ये देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ की कैलकुलेशन जो है ना वो आपके टोटल प्रॉफिट, टोटल जो टैक्सेबिलिटी है उसको चेंज कर देती है, तो इसको एकदम अच्छे से देखना है। एग्जाम्पशंस बहुत अच्छे से देखने हैं स्पेसिफिकली कैपिटल गेन में। देन मैं बात करता हूँ आपका IFOS, ये भी इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल पे, क्योंकि इसमें अच्छे से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। सारे टैक्स एडजस्टमेंट लोग यहीं पे करते हैं, और यही एक मेजर फिर बच जाता है जहाँ पे होता है। IFOS के साथ में सेट ऑफ और क्लबिंग भी कर लेना, ताकि ये वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाए। ओके, अब उसके बाद में आते हैं 5वें नंबर पे, जो मेजर है वो है मेरा असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, फेसलेस असेसमेंट, ये वाले अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से अपन को कवर करके चलना है। ओके, कोई डाउट है मैसेज कर देना, कोई बात नहीं है। नंबर मेरे एक बार लिख देता हूँ मैं, 9166998557, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सअप, ठीक है, रिकॉर्ड करके भेज देना, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको विद मैसेज देकर रिवर्ट कर दूंगा। देन उसके बाद में आता हूँ आपका नेक्स्ट, जो इसके अंदर बाकी बचे हुए ना, जैसे पेनल्टी वाले चैप्टर्स हो गए, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया, ठीक है, एडवांस रूलिंग हो गई, तो वो वाले सारे चैप्टर फिर आपको देखना है। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये वाले हेड मैंने अभी नहीं बोले, ये आपके पास टाइम बचे तो देखना, वरना छोड़ सकते हो।
अब बात करता हूँ लास्ट में, छोड़ने की बात क्यों कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में मैं कुछ ना कुछ छोड़ते जा रहा हूँ। कोस्टिंग में स्टैंडर्ड कोस्टिंग छोड़ दिया, यहाँ पे ये वाले सारे चैप्टर छोड़ दिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये मैंने ट्रस्ट वाला बोलना रह गया मेरा, ट्रस्ट वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट वाला, बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, और जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो वाले ट्रस्ट, ये सारे ट्रस्ट की वो है रेट वगैरह की, इनकी जो कैलकुलेशंस होती है वो अच्छे से देखना। इसमें से हर बार 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और एमसीक्यू में भी पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। और इसके ना आईसीआई वाले एमसीक्यू है वो तो प्रैक्टिस करके ही जाना किसी भी हाल में। आईसीआई वाले एमसीक्यू नहीं छोड़ने, क्योंकि सारे ही स्पेशल है। मेरे केस में तो मैं एक का भी आंसर नहीं निकाल पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक हो रहा था, कई बार कुछ प्रोविजन, पुराने प्रोविजन से लिंक थे तो उनके आंसर्स अलग हो रहे थे। तो एक बार खुद से पढ़ लेना, अगर नहीं हो पाए तो यूट्यूब कर लेना, किसी न किसी टीचर की मिल ही जाएगी, लेकिन करके सारे जानना है, और अभी कर लेना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लास्ट बचता है मेरा आईडीटी। आईडीटी के अंदर 3 मेन टॉपिक है, वो आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले वैल्यूएशन, ठीक है, देन मेरा आईटीसी, एंड देन मेरा रिफंड, और रिफंड या रिटर्न वगैरह का, इनमें से अच्छे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा फिर मेन मेरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर बचता है, जिसमें से क्वेश्चन आता है। कंपोजिशन स्कीम बचती है। तो ये वाले टॉपिक आपको अलग से देखने हैं, लेकिन मेन ये चैप्टर हो गए ना, और इसके साथ में एक और मेजर, वो है एग्जामिशन। इतने में से जो मेरा लगभग करते करते 30 to 40 मार्क का कवर हो जाता है, इससे ज़्यादा ही हो जाता है, कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मेरा लगभग कवर हो जाता है। एग्जामिशन का 8 से 10 मार्क का आता ही आता है, वैल्यूएशन का 20 मार्क का पहला क्वेश्चन आता है, आईटीसी भी उसमें इंक्लूड रहता है, आईटीसी का अलग से 10 मार्क का आता है, रिफंड रिटर्न का अगेन 5 मार्क का आता है। तो 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45, तो लगभग 40 से 50 मार्क का मेरा यहाँ पे ये कवर हो गया। इसके साथ में आपको फिर कस्टम का वैल्यूएशन और बैगेज देखना है। वैल्यूएशन हो गया, बैगेज हो गया, ड्रॉबैक हो गया, ओके। और उसके अंदर मेरा एफटीपी के अंदर RODTEL, ठीक है, ये वाली जो स्कीम आई है नई MEIS की जगह पे, तो इसको अच्छे से देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अभी। और MEIS पुरानी है तो उनकी सेल वगैरह के ऊपर एक बार प्रोविजन देख लेना, उसमें से भी आ सकता है। तो ये मेनली मेरे कोडिंग टारगेट एरिया है जिसके ऊपर पूछेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं, लाइक कस्टम के अंदर अदर ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज का एक चैप्टर है, तो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूटीज कंबाइन करके कई बार वैल्यूएशन में देता है, तो वो वाला चैप्टर आपको अच्छे से देखना है, जो एक दूसरे से लिंक्ड है, ओके। कस्टम वही मैं कहूँ जीएसटी है, तो जीएसटी के अंदर 2 क्वेश्चन इन्हीं के अंदर क्लब हो जाएंगे वैल्यूएशन वाले में, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये चीज़ों के भी 8-8 मार्क के अलग भी आते हैं, और ये इसमें भी क्लब हो जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर अच्छे से देखना है। तो ऑल ओवर ये वाले टॉपिक मेन हॉट टॉपिक है, जिनको आप पहले कवर कर लेना। उसके अलावा फिर बचे हुए टॉपिक को आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये था मेरा सीए फाइनल के अंदर पेपर नंबर 1 से लेके 8 तक का टोटल जो टॉपिक आपको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जो मैंने मार्क आपको कराया है सारे इंपॉर्टेंट है। कोस्टिंग के अंदर सीरीज 1 से रखा है, क्योंकि वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कब कहाँ से पूछ ले कुछ नहीं पता चलता। बाकी डीटी, आईडीटी, एफआर, एसएफएम, इन सब के अंदर मैंने आपको वो टॉपिक पहले कराए जो ईजी हो, जो करने इंपॉर्टेंट है, पहले करने इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जितना पहले टाइम जिस पे दोगे वो ज़्यादा टाइम रहेगा। बाकी के चैप्टर पे कम टाइम जाता है एट द एंड, क्योंकि आपको खत्म करना होता है तो आप फटाफट करते हो। तो इसीलिए मैंने ऐसे टॉपिक को पहले रखा है जो आप पहले आराम से कर लो, जिसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग और टाइम दोनों चाहिए होंगे, ओके। तो ये मेरा सारा पेपर नंबर 1 से लेके 8 तक का पूरा स्ट्रेटेजी है। ये टॉपिक है वो एक बार आप नोट कर लेना, ये वाले अच्छे से करने हैं। अगेन ये वाली टाइमलाइन आपके दिमाग में अच्छे से बैठी हुई होनी चाहिए कि 76 डेज आपके पास में एग्जाम के टोटल है। नवंबर के दिन काउंट मत करो, वो कोई मतलब वाली बात भी नहीं है। उसमें से भी अगर आप 8 सब्जेक्ट दे रहे हो तो 9 दिन का एवरेज आ रहा है। 9 दिन के एवरेज में आपको टेस्ट भी लिखने हैं और साथ में सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो काफी टाइम आपको देना पड़ेगा, अल्टीमेटली गधों की तरह लगना पड़ेगा, तब जाके मैं ये गारंटी कर सकता हूँ। अगर आपका ऐसा हो जाता है तो नो डाउट यू कैन बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द नेक्स्ट वेरी अटेम्प्ट। एंड आप थैंक यू कहोगे कि कुलदीप भाई थैंक यू फटाफट से सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कराने के लिए, इंपॉर्टेंस रियलाइज कराने के लिए, क्योंकि पता तो आपको भी सारी चीज़ें हैं, बट वही है कि कोई याद दिला दे तो जो टॉपिक छूट रहा होता है वो दिमाग में आ जाता है कि हाँ अपन को ये करना है। इसके अलावा मैं अभी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, कंटिन्यूसली अब आती रहेगी, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, व्लॉगिंग कहीं जाऊँगा तो, और कोई भी आपको ऑफ कैंपस भी हेल्प चाहिए, जॉब वगैरह के लिए हेल्प चाहिए, एनी हेल्प यू कैन टॉक टू मी, मेरे से बात कर सकते हो। नंबर एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 9166998557। और मेरी ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सअप, मैंने ऑलरेडी 3 बुक्स है वो कंप्लीट कर रखी है, और वो अंडर चेकिंग के अंदर है अभी, यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी SFM की बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी पूरी, ओके। सेकंड मेरा यहाँ पे SFM की है, ये मेरी FR की बुक है, एंड ये मेरा जो है RM की बुक और आ रही होगी रिस्क मैनेजमेंट के नीचे। तो 3 बुक है वो ऑलरेडी इन द स्टेज है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, एंड ऐसे ही ना लगे रहो, बस इस बार जो भी हो क्लियर करके छोड़ना है, ओके। तो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।